हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिन क्लासेस में। आज की क्लास हम बात कर रहे हैं सीपीसीटी के 4 मार्च 2023 के सिर्फ 2 पेपर की। पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक बात की थी। आज ये वीडियो उसको आगे होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 21वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग एक तथ्य पर आधारित है कि पानी आसानी से मिश्रित नहीं होते। तो पहले आपको पता चाहिए ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है। देखिए बेसिकली प्रिंटिंग तो वैसे कई टाइप की होती है। मेनली हम जो बात करते हैं एक तरह की होती है ऑफसेट प्रिंटिंग और एक होती है स्क्रीन प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग कौन सी होती है? जो कमर्शियली यूज की जाती है। मतलब कि अगर हमें ज्यादा क्वांटिटी में कुछ भी अगर हमें प्रिंट करना होता है तो प्रिंटिंग मशीन पे पब्लिशिंग फील्ड में जो प्रिंटिंग मशीन यूज की जाती है वो ऑफसेट प्रिंटर ही होते हैं। ऑफसेट प्रिंटर कुछ अलग तरीके होते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ड्रम बने होते हैं। इस तरफ वाटर का कंटेनर होता है। मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको। देखिए तो देखिए ऑफसेट प्रिंटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे 1 2 3 बड़े सिलेंडर आपको देखने को मिलते हैं। कुछ छोटे भी होते हैं यहाँ पर जो इनको रोटेट करने में मदद करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए एक एल्यूमिनियम की प्लेट होती है। इस एल्यूमिनियम की प्लेट पे जो भी आपको प्रिंट करना है वो पहले छाप दिया जाता है। जैसे कि मान लो आपको एक विजिटिंग कार्ड या एक फ्लैक्स प्रिंट करना है तो उसकी पूरी फॉर्मेटिंग हम एक एल्यूमिनियम की प्लेट या फिर पीवीसी की प्लेट इस पर हम कर सकते हैं। ज्यादातर केस में एल्यूमिनियम ज्यादा सस्ता होता है इसलिए उसका यूज किया जाता है। बाकी पीवीसी भी यूज किया जाता है। ये पीवीसी प्लेट को इसके आसपास लपेट दिया जाता है। इसके ऊपर हम इसको चिपका देते हैं। इसे प्लेट सिलेंडर बोल रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से इनके अंदर इंक होती है। इन दोनों के अंदर यहाँ से इंक इस पे रोटेट मतलब इंक इसमें होती है और इन रोलर की मदद से इंक इस पर लगाई जाती है। फिर यहाँ से हम इसको रोटेट करते हुए ये इस पे छापता है। ये पेपर लगा होता है हमारा और पेपर इसको छापने में मदद करता है। यहाँ पर पानी होता है। अब पानी का क्या काम होता है? पानी एक बेस बनाता है उस जगह पे जहां पर हमें प्रिंट नहीं करना है। ठीक है। और यहाँ पे कलर जो होता है इस कलर में होता है ऑयल। ठीक है। तो ऑयल और पानी के इस कॉम्बिनेशन के साथ ही हम जहां प्रिंट करना चाहते हैं वहां हम ये लगाते हैं। जहां प्रिंट नहीं करना चाहते हैं हम वहां वाटर का यूज करते हैं। तो यही है यहाँ पर पूछा गया था। जो देखिए जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था। ऑफसेट प्रिंटिंग इस तथ्य पर आधारित है कि ऑयल और पानी आसानी से मिश्रित नहीं होते। तो ऑयल कहाँ होता है? स्याही में ना। और यहाँ पे पानी आसानी से मिश्रित नहीं होते इसलिए उसको वहां सेट किया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग कैसी होती है? स्क्रीन प्रिंटर में हाथ से किया जाता है सारा काम, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसके अंदर एक ग्रीन कलर या किसी भी कलर का एक सेट होता है जिसके ऊपर स्याही को डाला जाता है सेट बना के। फिर उसे हाथ से उसे घिसा जाता है। बहुत ही छोटे जगहों पर इसको यूज किया जाता है। जैसे कि आपको बस 100 50 या 1000 विजिटिंग कार्ड बनाने, कोई शोक पत्र टाइप के बनाने, मतलब बहुत छोटी छोटी प्रिंटिंग मटेरियल में इसको हम यूज करते हैं। थोड़े बड़े और कमर्शियल में हम इसको यूज करते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर, बुक डिजाइनिंग, बुक पब्लिशिंग, इन सब के लिए हम ऑफसेट प्रिंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों के मध्य क्या अंतर है? आपको जब भी आए ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इसको किस तरह सॉल्व करेंगे आज मैं पूरा आपको तरीका अच्छे से बताता हूँ। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट अगर आप हिंदी में बोलेंगे इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ठीक है। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। और नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है अप्रभाव, यानी प्रभाव ना होना, है ना। प्रभाव नहीं है ना। नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का उल्टा नॉन इम्पैक्ट। देखिए प्रभाव मतलब क्या होता है? अपना प्रभाव छोड़ देना। प्रभाव मतलब अपना थोड़ा एक, जैसे मान लो आप किसी भी एक ट्रैफिक वाले एरिया से गए तो वहां गाड़ियां जो अपना प्रभाव छोड़ देती, कैसे प्रदूषण करके। वहां पे बहुत सारा आपको धुआं दिखाई देगा, है ना, डस्ट दिखाई देगी। तो उसने अपना प्रभाव छोड़ दिया। ऐसी कोई ट्रक रास्ते से निकल के आ रहा है तो अपने पीछे बहुत सारी धूल को, डस्ट को उड़ाता चलता है तो वो अपने प्रभाव छोड़ता जा रहा है। ऐसे यहाँ पे ऐसी प्रिंटिंग जिस प्रिंटिंग में वो प्रिंटर अपना प्रभाव छोड़ दे। ठीक है। इस तरह के प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। प्रभाव कैसे छोड़ देता है? वो पेज जो है ना वो कागज स्याही से टच होता है और जब वो टच होता है ना कहीं उसकी और भी कुछ स्याही आसपास लगी जाती है। एक तरह से वो अपना प्रभाव छोड़ देता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो किसी भी तरह से स्याही से टच नहीं होता डायरेक्टली। इस तरह से और प्रभाव नहीं छोड़ पाता। जैसे कि हम इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो वो क्या करता है? छिड़क के स्याही को छिड़क के कागज पे प्रिंट करता है। जबकि और प्रिंटर क्या करते हैं? टच करते हैं। जैसे कि टाइपराइटर प्रिंटर्स होते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसमें शब्द उन्हीं पे लिपटे होते हैं, इस तरह से चिपके होते हैं और स्याही से भिगो के कागज को टच करते हैं जिससे वो अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कागज में प्रत्यक्ष संपर्क करते हैं जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा नहीं करते। तो सही आंसर यही है। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट को आप याद रखें। ये डायरेक्ट स्याही के टच में आते हैं और ये डायरेक्ट स्याही के टच में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। को उच्च मध्य बिट रेट और वीआर में सबस्ट्रेट MP3 इनकोडर माना जाता है।
तो इनकोडर क्या होता है, जो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में परिवर्तित कर दे, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से परिवर्तित कर दे, इसको हम बोलते हैं इनकोडर। एक तरह का ट्रांसलेटर हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीवीआर की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो होते हैं, एक तो होता है सीबीआर और एक होता है बीवीआर। सीबीआर का मतलब होता है कांस्टेंट बिट रेट और बीवीआर का मतलब होता है वेरिएबल बिट रेट, ठीक है। कांस्टेंट बिट रेट, कांस्टेंट जो स्थिर रहे, और वेरिएबल जो बदलता रहे, वेरिएबल बिट रेट। मतलब सीबीआर की जो बैंडविड्थ होती है वो इतनी होती है, मतलब बिल्कुल इस तरह से सीधी चलती है, ठीक है। और बीवीआर में क्या होता है, इस तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ध्वनि में हम साउंड में इसको यूज कर सकते हैं, सिग्नल्स में। तो इस तरह से जो बार बार बदलता रहे जिसका, ऐसे हम बीवीआर बोलते हैं, और बिल्कुल जिसमें एक समांतर रहा उसे हम सीवीआर बोलते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है कि लेम को हम मध्य उच्च बिट रेट और बीवीआर सर्वे एमपी3 इनकोडर मानते हैं। तो लेम का यहाँ पे एक इनकोडर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, निम्न में कौन सा एक ऑडियो फाइल प्रारूप है। एएसी एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। ऑडियो फाइल फॉर्मेट में एमपी3, डब्ल्यूएबी, वेव, एएसी ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। बाकी आप जेपीजी इमेज फॉर्मेट होता है, एवीआई वीडियो फॉर्मेट, एफएलवी वीडियो फॉर्मेट होते हैं, एमपी3, डब्ल्यूएबी और एएसी क्या होते हैं, ऑडियो फाइल प्रारूप या एक्सटेंशन होते हैं। इनको कैसे पहचाना जाता है, ये फाइल के बाद डॉट करके जो एक्सटेंशन लिखा होता है, जैसे कि डॉट एमपी3, डॉट MP4, इसका मतलब ये एक वीडियो फाइल है, ये एक ऑडियो फाइल है। डॉट DOC मतलब ये एमएस वर्ड की फाइल है। डॉट XLS मतलब ये एक्सेल की फाइल है। डॉट PPT मतलब पावर पॉइंट की फाइल है। इस तरह से आप डॉट लगा के फाइल के टाइप को बताते हैं। अगर CPP लिखा है इसका मतलब C++ की फाइल है। डॉट PY लिखा है मतलब पाइथन की फाइल है। तो फाइल टाइप जिन्हें हम एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट प्रिंटर को कैसे बदले। डिफॉल्ट प्रिंटर क्या होता है, जब भी आप कंट्रोल पी से प्रिंट दबाएंगे, आपके पास अगर 4 प्रिंटर हैं, कंप्यूटर कनेक्टेड है 4 प्रिंटर आपके कंप्यूटर से, तो किस प्रिंटर से प्रिंट अपने आप निकले उसे बाय डिफॉल्ट प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट प्रिंटर कैसे सेट करते हैं, इसके लिए आपको स्टार्ट पर जाना है। स्टार्ट के सर्च बॉक्स में टाइप करना प्रिंटर, प्रिंटर एंड फैक्स या प्रिंटर एंड डिवाइस का एक ऑप्शन आएगा। प्रिंटर एंड फैक्स एंड प्रिंटर एंड डिवाइस का एक ऑप्शन आएगा। उसमें चयनित प्रिंटर पर राइट क्लिक करें, मतलब जो प्रिंटर आपको दिखाई दे रहा है उस पर किसी भी एक प्रिंटर पर राइट क्लिक करें जिसको आप डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं, और सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर को चुने, तो प्रिंटर आपका डिफॉल्ट प्रिंटर बन जाएगा। कभी भी आप कंप्यूटर में कुछ भी प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिक वही प्रिंटर आपको लिस्ट में दिखाई देगा। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटर आएगा वो वही प्रिंटर आएगा जो आपने सेट किया है। अब देखिए कंट्रोल पैनल में सर्च बॉक्स में प्रिंटर टाइप करके प्रिंटर एंड फैक्स पर राइट क्लिक करेंगे, चयनित प्रिंटर राइट क्लिक सेट एज प्रिंटर करेंगे, तो ये ऑप्शंस अगर मैं बोलूं तो सही भी हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप कंट्रोल पैनल में जाकर कंट्रोल पैनल के सर्च बॉक्स में अगर टाइप करते हैं प्रिंटर एंड फैक्स, तो वही आपके सामने वही ऑप्शन डिस्प्ले होगा, क्योंकि प्रिंटर ऑप्शन कंट्रोल पैनल में ही होता है। लेकिन यहाँ पे इसको आंसर किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है सीपीसीडी को इसका एक अलग से नंबर देना चाहिए अगर किसी ने इसको भी टिक किया हुआ है तो, क्योंकि वो गलत नहीं होगा। माय कंप्यूटर का सर्च बॉक्स में प्रिंटर टाइप करें तो माय कंप्यूटर पे आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि माय कंप्यूटर आपको सर्च प्रिंटर ऑप्शन दिखाई नहीं देता। और स्टार्ट के सर्च में से प्रिंटर टाइप करें, बिल्कुल सही है। प्रिंटर एंड फैक्स पर क्लिक करें, ये भी बिल्कुल सही है। चयनित प्रिंटर पर राइट क्लिक करें, ये भी बिल्कुल सही है। बट फर्स्ट चॉइस प्रिंटर ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता। यहाँ पे सही आंसर होगा इसका फर्स्ट और सेकंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डिफॉल्ट प्रिंटर क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, एल्गोरिथम इंक्रिप्शन के लिए किसी एक कुंजी का और डिस्क्रिप्शन के दूसरी कुंजी का उपयोग करता है। तो देखो इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन मतलब होता है सिक्योरिटी को रिलेटेड आप बोल सकते हैं इंक्रिप्शन को, मतलब इंक्रिप्ट कर देना, डेटा को चेंज कर देना सिक्योरिटी पर्पस से। मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करना है, जैसे मैसेज भेजना है मुझे 1 2 3, किसी को एक मैसेज भेजना है 1 2 3, सामने वाले को 1 2 3 भेजना है हमें। तो हम जब 1 2 3 भेजेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लो आप किसी एक सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा को भेज रहे हैं, तो डेटा अगर इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता है तो 1 2 3 नहीं निकलेगा आपके पास से, 2 3 4 यहाँ से सेंड होगा, यानी कि ऑटोमेटिक इसमें +1 की जुड़ जाएगी, इसलिए ताकि डेटा का रूप बदल दें। बीच में अगर कोई हैकर कोई डेटा मिले तो उसके किसी काम का ना हो, क्योंकि 2 3 4 उससे किसी काम का नहीं, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन 1 2 3 थी। जैसा आपने किसी का मोबाइल नंबर अगर किसी को सेंड कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट में ना जाके कुछ ही फॉर्मेट में चला जाएगा, और उसके साथ एक की भी जाएगी जो रिसीवर साइड इसको डिकोड करने में मदद करेगी, यानी कि जैसे -1 की यहाँ पे करेंगे तो ये वापस से डेटा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। इससे डेटा अगर बीच में किसी द्वारा पढ़ा जाएगा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस टेक्निक को हम इंक्रिप्शन बोलते हैं, और इसको सही करने को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन में एक की यूज होती है, डिस्क्रिप्शन में दूसरी की यूज होती है, इसको हम बोलते हैं पब्लिक एल्गोरिथम हम इसे बोलते हैं, ठीक है। सीक्रेट में क्या होता है, एक ही की का यूज किया जाता है,
पर्सनल में पर्सन टू पर्सन शेयर करता है, और शेयर में हम एक एक को कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं, जबकि सार्वजनिक में हमेशा पब्लिकली रहता है। तो पब्लिक एल्गोरिदम इंक्रिप्शन के लिए किसी एक कुंजी को डिस्क्रिप्शन में दूसरी कुंजी का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो पब्लिक। इंक्रिप्शन आपको समझ में आ गया क्या है इंक्रिप्शन? सिक्योर कर देना इंक्रिप्शन है, डेटा को चेंज कर देना। आपके व्हाट्सएप में भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है ताकि डाटा किसी दूसरे द्वारा ना पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ईथरनेट काम नहीं कर रहा, यदि समस्या सामान्य समस्या का हल करने नहीं, निम्न कौन सा तरीका मदद करता है? ईथरनेट मतलब होता है यहाँ पे आप इंटरनेट को बोल सकते हो, और ईथरनेट केबल से चलता है। आपके कंप्यूटर में इस तरह का एक निशान बना आता है साइड में आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, और कई बार इस पे ऐसे एंटीना बना होता है, और कई बार इस पे क्रॉस बना आता है, मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा है। डिवाइस ड्राइवर से ईथरनेट नेटवर्क अडेप्टर को इनेबल करेंगे। तो अगर आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है तो बहुत ही सामान्य तरीका होता है कि इसमें ड्राइवर की प्रॉब्लम है, और ड्राइवर का मतलब यहाँ पे होता है सॉफ्टवेयर, यानी आपको ईथरनेट का यानी नेटवर्क का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर में, और जैसे ही आप ड्राइवर इंस्टॉल कर देंगे इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे वाईफाई की प्रॉब्लम आने पे हम वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। तो ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्शन को इनेबल करेंगे तो ब्लूटूथ से ईथरनेट काम नहीं करेगा। वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन वाईफाई के लिए होता है, तो इससे भी काम नहीं करेगा। VMware नेटवर्क, ठीक है, VMware नेटवर्क से भी ये काम नहीं करेगा। तो सही आंसर क्या है इसका? डिवाइस ड्राइवर से ईथरनेट नेटवर्क अडेप्टर को इनेबल करेंगे। ठीक है, इनेबल मतलब हो सकता है डिसेबल हो या फिर ड्राइवर अपडेटेड ना हो, तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे किसका? डिवाइस ईथरनेट नेटवर्क का। ईथरनेट मतलब इंटरनेट को आप लेंगे जो आपके कंप्यूटर में बिना वाईफाई के इंटरनेट चलाने में मदद करता है। आप अपने मोबाइल से भी इंटरनेट चला सकते हैं, वहां भी ईथरनेट की मदद से ही होता है। कैसे? आप मोबाइल की चार्जर पिन जो होती है उसे यूएसबी को आप सीपीयू में लगाएं और एक केबल को अपने मोबाइल पे लगाएं। मोबाइल में एक ऑप्शंस में जाए सेटिंग्स में, हॉटस्पॉट सेटिंग्स में, और यूएसबी थ्रेडिंग का एक ऑप्शन आएगा, उसे बस इनेबल कर दें तो आपके मोबाइल डेटा से इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा आपके कंप्यूटर पर। ये भी ईथरनेट की मदद से ही हो पाता है, तो ये भी आपकी इसकी मदद से हो पाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, विच इज द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ वेव फ्रॉम डिस्टोरेशन? वेव फ्रॉम डिस्टोरेशन का प्रकार नहीं है ध्वनि। तो इसका तन रूप विवरण में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर है ध्वनि एक तरंग रूप विरूपण का प्रकार नहीं है। हार्मोनिक्स है, इंटर हार्मोनिक्स है और नोचिंग है, बट ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, एसएमपीएस का विस्तृत रूप क्या है? देखिए, एसएमपीएस कंप्यूटर के अंदर जो पावर की सप्लाई करता है उसे हम पावर सप्लाई बोलते हैं, जिसमें एक फैन लगा होता है इस तरीके से और बीच में कुछ केबल्स निकली होती है बहुत सारी। इस केबल्स को कहां पे लगती है? सीपीयू के अंदर। एसएमपीएस का हम डायग्राम एक बार देख लेते हैं जिससे आपको याद रहे। देखिए, ये होता है एसएमपीएस जो आपने देखा होगा कंप्यूटर में लगा होता है, यहाँ पे एक फैन होता है। एसएमपीएस का काम क्या होता है? इस पे फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई या स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसको बोला जाता है। इसका काम क्या होता है? जैसे कि आपके घरों में 230 वोल्ट की बिजली आती है, तो 230 वोल्ट की बिजली जो होती है वो एक मदरबोर्ड को नहीं चाहिए। मदरबोर्ड को बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए, आपके फैन को बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए, आपके हार्ड डिस्क को बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए, 20 से 30, 50, 100 वोल्टेज चाहिए। अगर 230 वोल्टेज तो बहुत ज्यादा होता है, तो एसएमपीएस 230 वोल्ट को कंट्रोल करता है और उतना वोल्टेज की सप्लाई करता है जितनी उसकी जरूरत है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल का चार्जर जो काम करता है, मोबाइल के चार्जर भी 230 वोल्ट को रिसीव करता है और मोबाइल को 15 वोल्ट का, 20 वोल्ट का या 25 वोल्ट जितना बैटरी सपोर्ट करे उतना सप्लाई कर देता है। तो स्विच मोड पावर सप्लाई इसका सही आंसर होगा। किसी वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए उपयोगकर्ता को ब्राउजर विंडो के शीर्ष पर स्थित एड्रेस बार में प्रविष्ट करना होता है। तो किसी वेबसाइट पर अगर नेविगेट करना है तो उपयोगकर्ता को ब्राउजर विंडो में, ब्राउजर क्या होता है जो हम यूज करते हैं, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, यहाँ पे इसे हम बोलते हैं यूआरएल, एड्रेस बार में। तो अगर मेरे पास किसी का भी एड्रेस है, जैसे कि मान लो मैंने इसी यूआरएल को कॉपी किया और इस यूआरएल को मैंने पेस्ट कर दिया, तो मेरे सामने वही पेज ओपन होगा जो अभी उस पेज पे खुला हुआ था। तो किसी भी पेज का जो एड्रेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूआरएल। और यूआरएल हर एक वेब पेज का यूनिक होता है, ये सेम नहीं हो सकता। आप अभी आपके कंप्यूटर में अगर ये यूआरएल टाइप कर देंगे तो वही रिजल्ट आपके सामने दिखाई देगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेम आपके सामने वो आ चुका है। तो ये यूआरएल आप जो भी आप डालेंगे, वही यूआरएल पे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था, किसी वेबसाइट नेविगेट करने के लिए उपयोगकर्ता को ब्राउजर विंडो के शीर्ष पर इसे एड्रेस बार में यूआरएल प्रविष्ट करना होता है। इस बात का मतलब क्या है कि आप इतना बड़ा एड्रेस कब तक याद रखेंगे? तो उसके लिए तो आपको इसकी वेबसाइट को याद रखना होगा। मतलब एड्रेस भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि इस वेब पेज का एड्रेस अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया www.gnvclasses.in, तो बिना सर्च किए मैं सीधा GNV क्लासेस पे यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब इस पेज के अंदर मैं इस किसी भी लिंक पर क्लिक करूंगा तो मेरा एक पेज बदल जाएगा और ऊपर का एड्रेस भी ऑटोमेटिक बदल जाएगा। मेरी वेबसाइट का मेन तो यही है एड्रेस। अब जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे टैली प्राइम सिलेबस पे, तो देखिए ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं
ये यूआरएल जो है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है technicalgnb.blogspot.com टैली प्राइम ऑल टॉपिक नॉट्स हिंदी, क्योंकि उस बटन पे यही यूआरएल लगा हुआ था। बात करते हैं हम नेक्स्ट की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ईमेल के संदर्भ में स्पैम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो स्पैम का मतलब होता है अवांछित संदेशों से। अवांछित संदेश क्या होते हैं? आपके पास जीमेल अकाउंट तो है ही, जीमेल में आपके पास इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स में वो मेल आते हैं जो कोई हमें भेजता है, लेकिन उसी के नीचे एक और होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, सेंड। क्या बोलते हैं? सेंड। तो सेंड में वो मेल होते हैं जो हम किसी को भेजते हैं, ठीक है, सेंड मेल जिसे हम बोलते हैं। और एक और होता है, इसमें हम बोलते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में वो मेल आते हैं जो मेल हम नहीं भेजते हैं। नहीं भेजते हैं इसका मतलब ये है कि ऐसा आपने मेल लिख तो लिया लेकिन आपने सेंड बटन पे क्लिक नहीं किया और उसे क्रॉस कर दिया, तो वो सेव होकर कहाँ जाएगा? ड्राफ्ट में। या फिर आपने सेंड बटन पे क्लिक किया लेकिन ईमेल आईडी गलत डाल दी, इस कारण से वो सेंड नहीं हो पाया, तो अभी कहाँ जाएगा? वो ड्राफ्ट पे। तो ड्राफ्ट में वो मेल आते हैं जो नहीं जाते हैं, और जो मेल चले जाते हैं वो सेंड में आते हैं, और जो मेल आ जाते हैं वो इनबॉक्स में दिखाई देंगे। इसके अलावा स्टार मेल भी होते हैं। स्टार मेल वो मेल होते हैं जिन पे आप स्टार लगाते हैं, मतलब आपके पास मेल लिस्ट होगी बहुत सारी, उनके आगे स्टार जैसा बना होता है, अगर आप स्टार पे क्लिक कर देंगे तो वो सारे कलेक्ट होकर स्टार में आ जाएंगे। और इसी के नीचे एक होता है स्पैम। स्पैम फोल्डर जो होता है, स्पैम मेल, वो मेल होते हैं जो कंपनी द्वारा भेजे जाते हैं। मतलब एक ही मेल को अगर हजारों लाखों लोगों के साथ भेजा जाएगा तो ईमेल सिस्टम ऑटोमेटिक उसे स्पैम मेल मान लेगा और उसे आपके स्पैम फोल्डर में ऐड कर देगा। तो कई बार काम के मेल भी हमें स्पैम फोल्डर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने कहीं लॉगिन किया, अब चूंकि लॉगिन करोड़ों हजारों लोग कर रहे हैं तो वो इस मेल को स्पैम मानने लगता है। इसलिए आप कभी भी किसी चीज के अप्लाई करते हैं और आपके पास मेल रिसीव नहीं हो रहा है तो एक बार अपना स्पैम फोल्डर जरूर चेक करें, हो सकता है मेल स्पैम में चला गया हो, क्योंकि जब भी एक से ज्यादा लोगों तक, बहुत ज्यादा लोगों तक मैसेज भेजा जाता है तो ऑटोमेटिक स्पैम में काउंट होने लगता है। आपके ट्रू कॉलर पे भी आप देखते हो कुछ कॉल्स आते हैं, इनमें आपका ट्रू कॉलर रेड हो जाता है और उसमें लिखा आता है स्पैम कॉल। इसका मतलब ये है कि वो कॉल जो है बहुत से लोगों को किया जा रहा है, तो किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट के सेल के लिए हो सकता है। लेकिन कई बार वो कॉल कई बार काम के भी होते हैं, जैसे कि आपकी बैंक आपको कॉल कर रही है या कोई कंपनी आपको बहुत ही जानकारी देने के लिए, यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल कर रही होती है। तो इस चीज का याद रखें, जैसे कि अमेजोन आपके डिलीवरी बॉय जो है वो आपको पेमेंट कुरियर देने के लिए कॉल करने वाले हैं तो वो स्पैम में आता है उनका भी, क्योंकि वो भी पर डे काफी लोगों को लोग कॉल कर रहे होते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अवांछित संदेश जो भी आपके पास आते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते वो स्पैम फोल्डर में दिखाई देते हैं। ड्राफ्ट में जो सेव जा नहीं पाते वो, और महत्वपूर्ण संदेश किसमें आते हैं? इंपॉर्टेंट नाम के फोल्डर होता है उसमें। एक बार हम मेल को बात देख ही लेते ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने मेरा जीमेल अकाउंट खोल दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनबॉक्स, स्टार और स्नूज। इनबॉक्स में वो मेल आते हैं जो नॉर्मली आ ही रहा है, जो मुझे डायरेक्टली कोई भेज रहा है, प्राइमरी ईमेल हम बोल सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार बना हुआ है, अगर मैं किसी मेल पे स्टार लगा देता हूँ इसका मतलब वो मुझे स्टार में दिखाई देंगे, यानी कि इसमें। और अगर इसके आगे में ये इम्पोर्ट दिख रहा है आपको, इसमें मैं टिक कर देता हूँ तो ये मुझे हमेशा कहाँ दिखाई देंगे? इम्पोर्टेड नाम के फोल्डर में। सेंड में जो मैं किसी को सेंड करूंगा उसमें दिखाई देंगे। और ड्राफ्ट में क्या होता है? जो मेल मैंने भेजे नहीं है वो ड्राफ्ट में इकट्ठे हो जाएंगे। और स्पैम मेल इसी के नीचे होगा, देख पा रहे हैं आप, ये रहे जो कंपनी द्वारा भेजे जाते हैं। और जो मेल मैं डिलीट करता हूँ वो कहाँ आती है? ट्रेस में। अगर ट्रेस से मैं नहीं हटाऊंगा तो ऑटोमेटिक 30 दिन बाद ये हट जाएंगे। स्नूज में क्या होता है? कुछ मेलों को हम स्नूज भी कर सकते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए उन्हें हटा सकते हैं और बाद में वो हमारे पास यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप इनबॉक्स को समझ पा रहे हैं, तो आपको उम्मीद है याद रहेगा ये ईमेल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, कंपनी ए इंटरनेट का उपयोग करे कंपनी बी को माल बेच रही है, किस प्रकार का बिजनेस है? तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को माल बेच रही है, तो ये भी कंपनी, ये भी कंपनी, ये भी बिजनेस, ये भी बिजनेस, इसे हम बोलते हैं B2B। अगर मान लीजिए एक कंपनी जैसे कि जियो अपने कस्टमर को सामान बेच रही है, कस्टमर मतलब ग्राहक, यानी कि आप लोग, आपको बिजनेस तो नहीं है, आप एक ग्राहक है, तो इसे बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, तो बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, B2B बिजनेस हम इसे बोलते हैं। अगला है यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ब्राउजर, जिससे हम ब्राउजिंग करते हैं। ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है? इंटरनेट चलाना, ब्राउजिंग करना। ब्राउजिंग हम किस पे चलाते हैं? सबसे फेमस क्रोम ब्राउजर है, दूसरे नंबर पे जो आता है मोजिला फायरफॉक्स, और जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के साथ आता है उसे हम बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसका नाम बदल के अब हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी पूछा जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज अब इसका नाम हो चुका है इंटरनेट एक्सप्लोरर। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं ओपेरा मिनी, सफारी, है ना, इस तरह के कई सारे ब्राउजर्स होते हैं इन पे आप नेट चला सकते हैं, मतलब इंटरनेट की मदद से वेबसाइट्स को आप खोल सकते हैं इन सॉफ्टवेयर की मदद से।
जो HTML को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर विकल्प में कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का निरूपण करता है? FTP टेलनेट दोनों ही एक TCP IP प्रोटोकॉल है। बिल्कुल सही बात है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल। TCP मतलब होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। FTP और टेलनेट दोनों एक ही लेयर के TCP प्रोटोकॉल्स हैं और UDP एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। जी हाँ, ये सिस्टम लेयर्स की बात हो रही है। लेयर्स के अंतर्गत UDP ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है और FTP टेलनेट भी इसी का टाइप है। तो इसका सही आंसर है सत्य सत्य। सेकंड है आपके पास, निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम भीम के ऐप के साथ संगत है? तो भीम आप जानते हैं किसके साथ संगत है? एंड्रॉइड के साथ, है ना। एंड्रॉइड भीम UPI, इस तरह से आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे एंड्रॉइड से ये संगत है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है। लिनक्स जो है यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट जो एंड्रॉइड में यूज होता है भीम UPI, वो लिनक्स में, डॉस में, यूनिक्स में यूज नहीं होता है। एक उद्यम है, जो उद्यम मतलब एंटरप्रेन्योर आप बोल सकते हैं, या देखिए आप यहाँ पे एंटरप्राइज, एंटरप्राइज है जो कई देशों में काम करता है, लेकिन जिसका प्रबंधन किसी घरेलू देश से होता है, जिसे हम बोलते हैं MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, MNC कंपनी हम इन्हें बोलते हैं MNC। जैसे कि मान लीजिए कंपनी है अमेजोन, तो अमेजोन एक MNC कंपनी। क्यों? अमेजोन चलती अमेरिका से, बट इसके कई सारे ऑफिसेज जो है, कई सारे जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग देशों में, जैसे भारत में भी है और भी जगह कंट्री, दुबई में भी है। तो ऐसी कंपनी जो एक देश से दूसरे देश में भी कनेक्ट होती हैं और जुड़ी एक ही देश से होती है, इस तरह के कंपनीज को हम MNC कंपनियां बोलते हैं। फॉन्ट समूह टैब मौजूद है, तो फॉन्ट कहाँ होता है? होम टैब में। ये जो सिंपल क्वेश्चन है MS वर्ड का, इंसर्ट में नहीं होता है। फॉन्ट जिसमें आप राइटिंग बदलते हैं वो होम टैब में दिखाई देता है। MS वर्ड में एक बार देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो देखिए यहाँ पर होम में, ये देखिए फॉन्ट कहाँ पर है? होम टैब में, वो फॉन्ट समूह, फॉन्ट ग्रुप। पैराग्राफ समूह भी सेम होता है, स्टाइल भी सेम होता है, और इंसर्ट में तो होते हैं पेजेस, टेबल और एक्सप्रेशन, एडिंग। मेरा 2019 का वर्जन है, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, आपके में थोड़े कम हो सकते हैं। बात करें यहाँ पे, Which of the following not the used of fine tuning line spacing in MS Word 2016? यानी कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प MS Word 2016 में फाइन ट्यूनिंग लाइन स्पेसिंग का उपयोग नहीं करता है? लाइन ट्यूनिंग लाइन स्पेसिंग का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ट्रिपल। इसका सही आंसर कैसे? देखिए MS Word में हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, तो इनके लाइन के बीच की दूरी को हम यहाँ से कम ज्यादा करते हैं। होम ऑप्शंस में लाइन स्पेसिंग 1.0 देखिए कम हो गई, 2.5 बढ़ गई, 3.0 और बढ़ गई, और यहाँ से हम एंटर से जो स्पेसिंग होती है उसे भी कम कर सकते हैं, यानी कि रिमूव आफ्टर पैराग्राफ। अब देखिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन तो ये रहा, ऑप्शन ये पूछा गया था कि लाइन स्पेसिंग के अंतर्गत जो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, देखिए डबल, एट लिस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, तीनों दे रखे हैं यहाँ पे, और आप यहाँ देखेंगे तो मल्टीपल, एट लिस्ट, एग्जैक्टली तीनों है, बट ट्रिपल नाम का कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे यही बोल रहा है उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हम चाहे तो खुद से तो सेट कर ही सकते हैं, 1 2 3 जितनी लाइन स्पेसिंग करनी है, 1 करनी है, या 8 लाइन स्पेसिंग करनी है, 3 पॉइंट की लाइन स्पेसिंग करनी है। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, एट चीज, एग्जैक्टली और मल्टीपल। तो ये ऑप्शंस था, इसको आप याद रखें, बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा जा रहा है CPC एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा भी उपकरण के लिए नेटवर्किंग घटकों, अनुप्रयोगों, प्रणालियों संयुक्त रूप संदर्भित करता है, जो लोगों और संगठनों यानी कि व्यवसाय, गैर लाभकारी एजेंसियों, सरकारी आपराधिक उद्यम, क्रिमिनल एंटरप्राइजेस और डिजिटल दुनिया में परस्पर मेल जो संचार करने की अनुमति देता है, इसे हम बोलते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है जो आपका डेटा स्टोरेज हो रहा है क्लाउड में, उसको तरह से मेंटेन किया जाएगा, उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। DBMS आपके डेटा को स्टोर करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, और एक एडवांस वर्जन होता है, इसे हम बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बड़े बड़े डेटाबेस के साथ रिलेशन बनाना, उसे RDBMS बोलते हैं। नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली NMS बोलते हैं। बस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यहाँ पे नेटवर्क घटकों में अनुप्रयोग प्रणाली संयुक्त रूप से संदर्भित करता है। संगठनों को, सरकारी और प्राइवेट जो भी होंगे, उनको दुनिया भर में परस्पर मेलजोल संचार करने की अनुमति कौन देता है? यहाँ पे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होगा। तो आप इस चीज को याद रखें, ICT। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिकेट करता है। देखिए ये एक निशान है, इसको पूछा जा रहा है क्या इंडिकेट करता है, तो बहुत से लोग अटक जाते हैं क्योंकि बहुत ही कम यूज होता है, बट हमें पता होना चाहिए हर एक सिंबल के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एट द रेट। ये तो आप सभी को जानते हैं, एट द रेट। एट द रेट का मतलब होता है द रेट, मतलब दर से। ठीक है, इसको हम हैश जानते हैं, हैश की फॉर्मेट्स में। इस तरह से आप इसे जानते हैं डॉलर के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से आप इसको जानते हैं एंड परसेंट, एंड परसेंट, एंड परसेंट। ठीक है,
इसके अलावा इसको हम जानते हैं एस्ट्रिक सिंबल, एस्ट्रिक सिंबल के रूप में। ऐसे यहाँ पर इसकी बात हो रही है, ये होता है कीबोर्ड में 6 नंबर के बटन पर होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैरेट के रूप में, कैरेट, ठीक है। कैरेट का मतलब होता है जैसे कि 2 की पावर 3, तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, ये घात का काम करता है। 2 की पावर 3 इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, कैरेट, है ना। कैरेट वर्ड या कैरेक्टर के रूप में हम जानते हैं इस सिंबल। द शॉर्टकट की ऑफ रिसर्च ऑप्शन टू प्रूफिंग टैब इन एमएस वर्ड, तो यहाँ पे सही आंसर है अल्ट शिफ्ट और F7, यानी कि प्रूफिंग के अंतर्गत यहाँ पे टैब अनुसंधान में रिसर्च का ऑप्शन आप अल्ट शिफ्ट F7 से ला सकते हैं। मेरे पास 2019 का है तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। बाकी आपने एमएस ऑफिस 2010 अगर आपके पास है तो आप एक बार करके देख सकते हैं। बाकी आप इसको याद रखें कि रिसर्च जो ऑप्शन है वो अल्ट शिफ्ट और F7 से आए। अगला बात करते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सीपीयू का एक भाग है, तो ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक होता है एमयू, एक होता है सीयू और एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, इसका होता है मेमोरी यूनिट और इसका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब काम एएलयू के होते हैं। कंट्रोल करना पूरी तरीके से वो कंट्रोल यूनिट का काम है। और मेमोरी यूनिट का काम होता है डेटा को कुछ समय के लिए सेव करना ताकि प्रोसेस करने में आसानी हो। तो एएलयू सीपीयू का एक भाग है। एसरैम, डीरैम, रैम के 2 टाइप होते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड नहीं, मदरबोर्ड गलत लिखा हुआ है। तो मदरबोर्ड क्या करता है, जिसमें सारे सॉकेट लगे होते हैं, पोर्ट्स होते हैं जिससे कोई भी डिवाइस आके कनेक्ट होती है, ठीक है। जैसे घर में मदर होती है, जैसे सब लोग कनेक्ट होते हैं, ऐसे कंप्यूटर की मदरबोर्ड प्लेट होती है जिससे सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती है। कीबोर्ड की केबल, माउस की केबल, सीपीयू, रैम, ये सब मदरबोर्ड से ही जुड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आमतौर पर एमएस वर्ड 2016 में हम पृष्ठ पर लाइन की संख्या, अधिक संख्या फिट करने के लिए लाइन स्पेसिंग कम करते हैं। अभी हमने देखा था 1 लाइन 2 लाइन, स्पेसिंग कम कर देंगे तो एक साथ ज्यादा लाइन हम एक पेज पर लिख सकते हैं। तो सही आंसर है अधिक संख्या फिट करने के लिए लाइन स्पेसिंग को कम। तो कौन एमएस वर्ड 19 से पैराग्राफ के किनारों, एड्स को दिखावट और अभिविन्यास निर्धारित करता है, तो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट करता है। आपके मैटर जो भी लिखे गए उनको अलाइन करता है। अलाइन का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है तो ये लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। इस तरह से लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, ये राइट अलाइन है। इसमें इधर से बराबर होता है, बिल्कुल इसमें इधर से बराबर होता है। सेंट्रल लाइन में कहीं से बराबर नहीं होता, इस तरीके से लिखा जाता है। और जस्टिफाई में क्या होता है, बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर होता है, इस तरीके से। इसे अलाइनमेंट बोलते हैं। यहाँ पे इसे हम बोलते हैं लेफ्ट अलाइन। कंट्रोल प्लस एल इसका शॉर्टकट होता है। आप टेक्स्ट को पेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइन, कंट्रोल प्लस ई इससे सेंटर में अलाइन होता है और कंट्रोल प्लस जे से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं दोनों तरफ से बराबर। एंड नोट और फुट नोट में क्या अंतर होता है, तो पेज के ऊपरी हिस्से में जो होता है इसे हम बोलते हैं हेडर, पेज के नीचे हिस्से में बोलता है उसे हम बोलते हैं फुटर। इसके अलावा एक और होता है, इसे हम बोलते हैं फुट नोट। फुट नोट पेज के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। किसी भी बात को अगर समझाना हो, टेस्ट की किसी भी बात को समझाना हो तो वहां पे फुट नोट में पेज के नीचे समझा सकते हैं। एंड नोट भी नीचे होता है बट पेज के नहीं, पूरी फाइल के। जैसे मान लो 10 पेज है आपके पास, तो सबसे लास्ट वाले पेज पे एंड नोट में आपकी बात को समझाया जाता है। पेज के अंदर किसी बात को हम सबसे पीछे फाइल में समझा सकते हैं और उसी पेज के नीचे समझाने को हम फुट नोट बोलते हैं। तो फुट नोट पेज के अंत में स्थित होता है, एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में स्थित होता है। और यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, उनको भी डिस्कस कर लेते जल्दी से, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है। निम्न कौन सी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होता है, तो मुख्य पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, होम पेज। जो भी आपकी वेबसाइट खुलती है उसका जो स्टार्टिंग पेज है होम पेज बोलते हैं। फिर आप जब किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर का दूसरा वेब पेज खुलता है, उसे होम पेज नहीं बोलते हैं। जैसे www.facebook.com तो वो होम पेज है। www.jivaji.edu तो जीवाजी का होम पेज आपके सामने ओपन होगा। ब्राउजर, इस पे इंटरनेट चलाते हैं, सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करते हैं जैसे कि गूगल। और कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पे आपको जानकारी भरते हैं। एक संख्या अक्षर जो टाइप की जाने वाली सामान्य टेक्स्ट लाइन को थोड़ा ऊपर होता है, उसे थोड़ा ऊपर सेट होता है, क्या कहलाता है, सुपर स्क्रिप्ट। मतलब 12th लिखा हमने तो टीएच का आता है ऊपर, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। आपने लिखा लॉग 10, 10 नीचे आ रहा है, इसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को दबाना है और कंट्रोल प्लस ओनली प्लस, ये सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में कौन सा गलत है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विभिन्न स्थानों में 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एक ऑफलाइन वीडियो आधारित मीटिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई लोगों को इंटरनेट के माध्यम से आमने सामने मिलने का सहयोग करने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही बात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट के माध्यम से वास्तविक समय में ऑडियो वीडियो टेक्स्ट प्रस्तुति, सही बात है ये भी।
ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एक लाइव वीडियो आधारित मीटिंग है, बिल्कुल सही है। तो ऑफलाइन नहीं देता है ना, ऑनलाइन ही चलेगा वीडियो कॉल अगर आप करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है पहला वाला पॉइंट, और इसके हिसाब से पहला वाला सही है क्योंकि उन्होंने बोला गलत क्या है। तो फर्स्ट वाली लाइन गलत है। एफटीपी क्लाइंट में एफटीपी सर्वर से फाइल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को एफटीपी क्लाइंट में एफटीपी फाइल को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को, देखिए ये आपका है एक कंप्यूटर और ये आपका है दूसरा कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर है जो जानकारी देता है, ये कंप्यूटर वो है जानकारी लेता है। लेकिन आप इस जानकारी लेने वाले कंप्यूटर से इस जानकारी देने वाले कंप्यूटर में कोई सूचना अपलोड करते हैं तो इसे अपलोड करना बोलते हैं, अपलोडिंग। और जब आप इस कंप्यूटर से कुछ जानकारी लेते हैं तो इस कंप्यूटर में इस चीज को डाउनलोडिंग बोला जाता है। तो जैसे आप गाना डाउनलोड कर रहे हैं किसी वेबसाइट से तो आप डाउनलोड कर रहे हैं, और आप अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो रख रहे हैं तो उसे अपलोडिंग बोलेंगे। तो ये था टोटल 52 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर